वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा। आपके लिए लाए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। टॉपर स्टॉक के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चितवन कौर, जिन्होंने जेआरएफ इस बार क्वालिफाई किया है दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर। एक बार चितवन का इंट्रोडक्शन सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चनिंग आपकी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है, किस तरीके से हम वीडियो को प्रोसीड करेंगे ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि आप अपना एग्जाम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। चितवन, एक बार अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, सबको हेलो बोलिए, बताइए कि आपने लॉ कहाँ से किया था। यस सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चितवन कौर एंड मैं चंडीगढ़ से हूँ। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इस सेशन में सर ने इनवाइट किया। बाकी इस ये जो भी जर्नी है मेरी जेआरएफ की, मेरे मेंटर्स अंशिका मैम, प्रीति मैम, करण सर, इनके बिना इनकम्प्लीट है सर। सो मैंने सर बीएलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है। इन 2024 मैंने कंप्लीट करी थी अपनी बीएलएलबी। उसके बाद फिर मैंने एलएलएम में वहीं एडमिशन ली पंजाब यूनिवर्सिटी में इन सब्जेक्ट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम्म, एंड 2025 में मेरी एलएलएम कंप्लीट हुई है। हम्म, और इसी एलएलएम के दौरान ही फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था दिसंबर 2024 में। हम्म, और मेरा तब तक कोई मन नहीं था कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी करूं, बट पेरेंट्स ने कहा कि एक्सपीरियंस के लिए देकर आओ हम्म, यूजीसी नेट। एंड मैंने गई। और मतलब जो भी लॉ में पढ़ा है उतनी ही नॉलेज थी मेरी। बाकी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया पेपर। एंड उसमें मेरा पीएचडी क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके बाद एलएलएम में प्रेशर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। 1 ईयर एलएलएम में आपको डिसर्टेशन सबमिट करनी होती है। एंड मेरे पास सिर्फ 2 एंड हाफ मंथ्स थे। हम्म। तो मैंने सबसे पहले करी थी अपने बैच में डिसर्टेशन। एंड उसकी वजह से मैं फिर से प्रिपरेशन मैंने नहीं करी। और फिर भी मैं दे के आई जून 2025 का एग्ज़ाम। उसमें भी क्योंकि प्रिपरेशन तो थी नहीं, तो सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हुआ सर। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग जॉइन करी, क्योंकि अगर मुझे पता था कि अगर मैंने करनी है तो इसे प्रॉपर वे में करना है। करने को सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट वो आपका काफ़ी टाइम कंज़्यूम कर लेती है। करेक्ट। अगर आप कोचिंग जॉइन करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने किस वे में प्रोसीड करना है, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं। आपका थोड़ा-सा वर्क ईज़ी हो जाता है करेक्ट। कोचिंग से। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी सुनकर ना मेरे दिमाग में हमेशा मेरा टाइम याद आ जाता है। मैंने बीकॉम करी थी खालसा कॉलेज से डीयू के अंदर। उसके बाद हमें एलएलबी करनी थी 3 साल की। तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था। तो वहीं सेक्टर 17 के अंदर हम होटल लेके रुके थे और हम अपना एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। तो मैं हमेशा, पता नहीं क्यों, मेरा हमेशा से रहा है कि मैं चंडीगढ़ जाके पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना एलएलबी, एलएलएम करता। वो हमेशा मिस आउट हो गया, क्योंकि हमेशा से रहा है कि चलो फादर कहते थे कि दिल्ली में ही आप रहो, चंडीगढ़ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हमेशा से वो रहा है। और चितवन का सुन के ना पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरा तब से दिमाग में सिर्फ यही स्टोरी घूमे जा रही है। चलो चितवन, इसको थोड़ा-सा साइड रखते हैं, एक बार प्रिपरेशन पे आते हैं। आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए? सर, जो बिगेस्ट थिंग है वो रिवीजन है। हुँ, जितनी बार आप टॉपिक्स को बार-बार देखोगे, उतना ही चांस है कि आपको एग्ज़ाम में वो याद रहेंगे। और बाकी ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वास्ट पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ़ बेसिक पे फ़ोकस करना है। बेसिक के ज़्यादा बाहर जाने का टाइम होता ही नहीं किसी के पास। बेसिक करके उसके बाद डायरेक्टली उसी टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करो। और करेक्ट। उन पीवाईक्यूज़ को भी एक बार नहीं, बार-बार रिवाइज़ करना है कि क्या-क्या पीवाईक्यूज़ है। कहते हैं ना कि बेस बनाना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर नहीं यस सर। बनाओगे तब तक तो तुम्हारा काम नहीं होगा। एक बार यस सर। बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, उसके बाद हाँ, उसके ऊपर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही यूनिट के अंदर भागते रहोगे कि भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आ जाए, बाकी मैं यूनिट छोड़ दूँगा, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चितवन, कौन-सी यूनिट पे फ़ोकस ज़्यादा किया था? सर, अगर मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूँ, मेरा मैथ्स बहुत वीक रहा है शुरू से। तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोकस मैथ्स पे करना था, इतना पता था। तो अगर डीआई का अगर हम सोचें तो डीआई मैंने 1 डीआई एवरीडे हुँ, सॉल्व करे। अगर आप डीआई हर रोज़ सॉल्व करोगे, आपको 30 डेज़ में डिफरेंस दिख जाएगा अपने आप के।
हुँ, मतलब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और डीआई में कैलकुलेशन स्पीड होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी प्रीति मैम ने मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे इंडियन लॉजिक है, वेस्टर्न लॉजिक है, ये मैंने 5 टाइम्स पढ़े हैं। हुँ। तो मतलब इनको बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ये स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर मैं 1 दिन में 1 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ या यस 2 सर, क्वेश्चन भी सपोज़ करो मैं करूँ मैथ्स और डीआई के, यस सर, वो एट द एंड ऑफ द साइकिल मेरे पास अगर 4 महीने हैं, तो लगभग 120 क्वेश्चन्स तो मेरे डेली हो ही गए। यस सर, तो 120 क्वेश्चन्स इंटू 2 अगर मैं कर दूँ, अगर 2 मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो लगभग आपके कितने हो गए? लगभग 240 और 240 के अंदर आप मान के चलो कि अगर 240 250 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन्स आप एक यूनिट के कर रहे हैं, तो यूनिट तो वैसे ही प्रिपरेशन आपकी हो गई। यस सर, अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपने याद कर ही लिए, पढ़ ही लिए, फिर तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। यस सर, लॉ वाले बच्चे मैं देखता हूँ कि भागते बहुत हैं, डीआई से, मैथ से, यस सर। क्योंकि सर ये बहुत स्कोरिंग है, अगर हाँ, अगर आप करेक्ट, करेक्ट। एक ना स्टैटिक पार्ट रहता है पेपर नंबर 1 का यस सर, और अगर आप ये करके चले जाओ, कुछ ऐसा थोड़ी ना कोई नया फ़ॉर्मूला बना दिया जाएगा। यस सर, फ़ॉर्मूलाज़ तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स तो वही रहेंगे और यस एक सर, बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो सिर्फ़ इस पेपर में क्यों आगे कोई भी पेपर आपका आएगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का क्यों ना आए, सो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी यस सर, और पेपर नंबर 1 का एक पर्पस है ना, आपने आगे चल के पीएचडी करनी है, रिसर्च वर्क करना है, आगे चल के कॉलेज प्रोफ़ेसर बनना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो पपर्पस सॉल्व तभी होगा ना, इसी यस चीज़ सर, से स्ट्रक्चर बनाया गया है। आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अंदर भी पीएचडी के अंदर सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको। सो इट इज़ नेसेसरी एलिमेंट कह सकते हो, यस सर। तो करना ही करना है आपको। सर अच्छा इस यस हाँ, सर। बोलो। सर इसके बाद जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट है आईसीटी, वो हुँ, भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी प्रीति मैम जैसे बताते थे कि बहुत स्कोरिंग हो जाता है अगर आपको एक बार कंप्यूटर्स का आ जाए। बाकी इसके भी न्यूमेरिकल्स है हुँ, और रिसर्च में भी न्यूमेरिकल्स है। उनके ऊपर भी अगर आप उनके फ़ॉर्मूलाज़ याद रखो, अंशिका मैम ने पढ़ाई थी बहुत अच्छी तरह। तो जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो करना एक बार सीखना बहुत ईज़ी है, बट बाद में फिर वो वही बहुत स्कोरिंग बनता है। हुँ, करेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट पेपर नंबर 2 में कौन-सी यूनिट्स पे फ़ोकस किया था? सर पेपर नंबर 2 में सबसे पहले तो मैंने जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करा क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस की मुझे ज़ीरो नॉलेज है। जब मतलब हमारा वो जब बोल रही है ना चितवन ज्यूरिस्प्रूडेंस तो चेहरे पे स्माइल आ रही है मतलब कॉलेज के दिनों में मैं याद मुझे लग रहा है कि ऐसा होता होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस से बच्चे ना भागते हैं कि यार ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। सर मैंने जूरिस्प्रूडेंस का एग्ज़ाम ही नहीं दिया क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था। अच्छा। तो सेकंड सेमेस्टर था उस टाइम हमारा बीएलएलबी का और वो वाले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कैंसल ही हो गए थे। हुँ, उन्होंने बस इंटरनल के मार्क्स से हमें पास कर दिया था। तो उसका तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था जूरिस्प्रूडेंस। सो उसके लिए अगर मुझे कोई टिप हेल्पफुल लगी वो ये थी कि मैंने जो सारे स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के हुँ, उनका एक टेबल बना लिया था जिसमें मतलब सारे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक एक टेबल में 5-6 पेजेस का टेबल था उसमें कवर हो गए थे हर जूरिस्ट के बारे में कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज या टॉपिक्स दिए और उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनकी जो भी बर्थ ईयर है बर्थ डेट है वो हर एक एक ही टेबल में कर दिए थे चितवन मैंने नोट्स नोट्स किस तरीके से बनाते थे? एक बार बच्चों को बताओगे? यस सर। सर मैं रिटन नोट्स बहुत कम बनाती हूँ। अपना-अपना स्टाइल होता है पढ़ने का। मैं जैसे जो नोट्स इंस्टीट्यूट के होते हैं उन्हें पॉइंटर्स में लैपटॉप में कन्वर्ट कर लेती थी। हुँ, उसके बाद उन्हें प्रिंट करके उसको मैं पढ़ती थी। हुँ, और जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद उसके ही पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए। पीवाईक्यूज़ में मुझे जो-जो टॉपिक्स दिखे कि ये पेपर में रिपीट हो रहे हैं बार-बार, वो मैंने साथ के साथ नोट्स में मार्क कर लिए कि ये वाला पार्ट आता है। और जो-जो पार्ट मेरा रह गया है नोट्स में, वो वाला पार्ट भी दोबारा लिख लिया। फिर उसके साथ जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करते हो आपको दिख रहा होता है कि ये पार्ट मैंने करना है, दूसरा रह भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ। नहीं इसमें थोड़ा-सा कॉशन करना बच्चों को ना ज़रूरी है, क्योंकि देखो कइयों की टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यस सर। उनके लिए बहुत ईज़ी होता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म के अंदर वर्ड में भी आप यस नोट्स सर। बना सकते हैं। मतलब कहीं आप मान के चलोगे कि मैं भी अगर प्रैक्टिस करता हूँ, तो अगर आप बोल भी रहे हो तो मैं हो सकता है कि उसको टाइप भी कर दूँ साथ-साथ। तो यस मेरे सर। लिए ऑनलाइन नोट्स बनाना ईज़ी है उन केसेज़ के अंदर, यस सर। बेटा मैं लिखूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा।
अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ मत करने बैठ जाना कि भई मैं आगे यस से सर, ऑनलाइन नोट्स ही बनाऊँगा। यस प्रॉब्लम है सर, कि फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। यस ऑफ टाइम कोर्स सर। बचेगा नहीं, वेस्ट होगा। तो अपना अगर लिख के ज़्यादा स्पीड आ रही है, तो वैसे ही नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि भई आपकी टाइपिंग स्पीड जो है, आपकी 70 क्रॉस कर चुकी है, 75 तक आ चुकी है या 65 तक भी है, तब भी आप कम से कम टाइपिंग में नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि आप रिटन फॉर्म के अंदर अपने यस वन सर, लाइनर के अंदर ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं करना क्योंकि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो भई पूरा-पूरा पैराग्राफ आपको नहीं चाहिए। यस सर, ज़्यादा शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स आपको चाहिए कि आप उसको देखें, मेमोराइज़ करें, रिवाइज़ करें और फिर आप एग्ज़ाम में आंसर करें। यस सर, ऑफ कोर्स सर। है ना? और बाकी और यूनिट्स में किसमें फ़ोकस किया था? सर बाकी जो जैसे आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स मैं एलएलएम में कवर कर चुकी थी। जैसे आईपीआर, आईसीटी, हुँ। आईटी और फिर उसके बाद अ, हमारा एनवायरनमेंट, ये सारे मेरे वहाँ पे काफ़ी हद तक कवर हो गए थे। तो वहाँ पे मैंने इनको एंड में करा क्योंकि मुझे काफ़ी असिस्टेंस थी एलएलएम में, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था। हुँ। तो बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने फ़ोकस करा, जो-जो चीज़ें मैंने नहीं करी थी उस टाइम में। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव लॉ, इनके ऊपर सर। चेतन स्कोर स्कोर कितना रहा इस बार? सर 222। और पेपर नंबर 1 में कितना था? सर पेपर 1 में मेरे 39 क्वेश्चंस करेक्ट थे, तो 78 हुँ। पेपर 1 में। एंड पेपर 2 में मेरे 71 क्वेश्चंस करेक्ट थे, बट फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ड्रॉप भी हो गया था। तो फिर 72 क्वेश्चंस तो करेक्ट थे। जेआरएफ के लिए आपको देखो यही चाहिए 35 इन पेपर नंबर 1 और 75 इन पेपर नंबर 2। ऊपर यस, नीचे आपका प्लस माइनस हो सकता है, पेपर 1 में यस सर, ज़्यादा हो गया, लॉ में कम हो गया। वो यस सर, हो सकता है, लेकिन ये एवरेज है आपका। अगर आप यस, लोग अपना जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हो, देयर शुड बी अ मिनिमम मार्क्स। टारगेट तो आपका 40 होना चाहिए पेपर 1 के अंदर। और लॉ के अंदर कम से कम 80-85 टारगेट करो क्वेश्चंस, तब जाके आप 75-70 तक पहुँचोगे। पेपर नंबर 1 के अंदर भी 40 टारगेट करोगे, तब जाके आपका 35 रहेगा। तो ये बैलेंस जो है मेंटेन करके चलना, अगर जेआरएफ ऑफ कोर्स टारगेट करना चाहते हो तो, अदरवाइज़ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, कॉम्पिटिशन जो शुरू होता है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर नंबर 2 के अंदर 60 ठीक हो गए, पेपर नंबर 1 के अंदर 25 ठीक हो गए, तो ये आपका कॉम्पिटिशन में अभी आप हो ही नहीं। कॉम्पिटिशन में आप आओगे ही तब जब आप 65 या पेपर नंबर 2 के अंदर और पेपर नंबर 1 के अंदर 30 लगभग ठीक करना शुरू हो जाओगे। क्योंकि इससे पहले तो कई बार तुक्के से भी इतने मार्क्स आ जाते हैं। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी तैयारी उतनी है भी या नहीं है। नहीं है तो भाई पढ़ना शुरू करो। जिस तरीके से बताया जा रहा है, चितवन बोल रही है, बाकी लोग बोलेंगे, जेआरएफ क्वालीफाई करा ना इन्होंने, इनके एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सीखिए, जानिए कि इन्होंने क्या ठीक किया और हम किस तरीके से इनकी हेल्प से अपना जेआरएफ या नेट जो है क्वालीफाई कर सकते हैं। चितवन, एक बार डेली रूटीन आपका कैसे रहा था? यस सर। कब पढ़ना शुरू करते थे? उसके बारे में प्लीज़ बताइए इनको। सर मेरी मॉर्निंग 5:30 से लेके 6 ओ क्लॉक के बीच में मैं उठती थी। फिर हुँ, उसके बाद हम वॉक के लिए जाते थे अराउंड 1 आवर, मेरे हुँ, ब्रदर, मेरी मॉम। सुखना लेक है सर चंडीगढ़ के पास, हुँ, वहाँ पे बहुत अच्छी वॉक होती है। तो वॉक करने के बाद थोड़ा टाइम प्रेयर को भी देना है। फिर उसके बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट करके आप बैठ जाओ पढ़ने। फिर उसके बाद पढ़ते रहो टिल लंच। फिर उसके बाद स्टडी करने बैठ जाओ। इवनिंग में अगर हो सके तो थोड़े बहुत वर्कआउट और कोई डेडिकेट किया था टाइम पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 के लिए? यस सर, जैसे अगर ह पूरे डे को हम 100% माँगे तो 30 टू 40% ऑफ टाइम पेपर 1 के लिए हुँ, और बाकी जितना भी टाइम है वो पेपर 2 के लिए। हुँ। ये ज़रूरी है ये चीज़ करना ना, दोनों पे फ़ोकस करना। यस सर। आप ये सोचोगे कि आप सिर्फ़ पेपर नंबर 2 पढ़ते रहोगे और आपका हो जाएगा तो नहीं होगा। जितनी मर्ज़ी तुम चाहे जितने मर्ज़ी विद्वान हो जाओ, पेपर नंबर 2 लॉ के अंदर जब तक पेपर नंबर 1 पे फ़ोकस नहीं रहेगा ना, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका जेआरएफ या नेट निकलेगा। सर एंड जेआरएफ मॉक हाँ, टेस्ट। हाँ, हाँ, मॉक टेस्ट। लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट दिए थे कि जैसे पेपर 1 के मोस्टली मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं और फर्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट दिया तब 50 था स्कोर मेरा हुँ। 100 में से। और बाय द एंड मेरे जैसे 78 80 तक पहुंचने लग गया था स्कोर मॉक टेस्ट में। अच्छा, वो ग्रोथ देखी है आपने ना, यस सर। कि धीरे-धीरे कैसे ग्रोथ हुई यस और सर। चेंज भी देखा होगा।
यस मैं सर। हमेशा एक बात करता हूँ फ्लो में आने वाली, कि जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको पता ही नहीं कि फ्लो क्या होता है। मैं आपके पढ़ाई के फ्लो की बात कर रहा हूँ। लास्ट एग्ज़ाम डेज़ के अंदर ना आपको पता लगता है कि यार इतनी कैपेसिटी थी क्या आपकी, कि आप इतनी जल्दी-जल्दी इतना सब कुछ पढ़ सकते थे। तो उस फ्लो में अगर आप आ जाओगे जल्दी और उस फ्लो को मेंटेन करके पढ़ के चलोगे ना तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर करना। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ़ एक्सपीरियंसेस को ध्यान से सुनते जाइए, जो बातें बोली जा रही हैं, उन बातों के बीच में बातें ढूँढने की कोशिश कीजिए। चेतन कुछ ऐसी बात बोलना चाहोगे जिन इन बच्चों को हेल्प करे, ये जेआरएफ क्वालीफाई कर पाएँ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, जो पॉइंट आपका वीक है उसे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और सर बाकी ये बहुत स्टीरियोटिपिकल लगता है कहना कि नो टीवी नो सोशल मीडिया, बट सर ये ट्रुथ है। जितने लोग डिफरेंट फील्ड्स में टॉप करते हैं, हुँ, मैंने अक्टूबर से लेके दिसंबर तक एक बार भी सर टीवी नहीं देखा था। सोशल मीडिया बिल्कुल सर बंद था। और ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है, आप फ़ोकस रहते हो अपने गोल पे। हुँ, और बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आप अपना टाइम पास कर सकते हो। और फिर उसके बाद डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिविज़न जितनी मैक्सिमम हो सके। मेरा टारगेट था कि मैंने 4 टाइम्स सारे सिलेबस को एक बार देखना है। 4 टाइम्स सारा सिलेबस नहीं हो पाया, जैसे कुछ-कुछ टॉपिक्स रह गए थे लास्ट में मेरे। बट 3 टाइम्स तो सर उनको देखा था टॉपिक्स को हुँ। मैंने। ये बात और ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे लिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी ये चीज़ बोली थी बच्चों को कि आप इंस्टा ये सब हटा दो अपने फ़ोन से, देखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लोगों ने बोला था कि सर आप तो एडटेक प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाते हो यूट्यूब तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट जितना ज़रूरी है सिर्फ़ उतना देख लो। यस सर। अगर आपकी जो ऐप में क्लासेस हैं वो देख लो आप। लेकिन बाकी इंस्टाग्राम, फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया अगर रीडिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं हुई और रीडिंग स्पीड फ़ोन से आ ही नहीं सकती जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो। आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, फिज़िकल पेपर पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आपकी रीडिंग स स्पीड डेवलप होगी। रीडिंग स्पीड डेवलप कर लोगे, माइंड उस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा तो वही आपके लिए बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। तो वही चितवन की बात ये जो है नोट ज़रूर करना। अपना इंस्टाग्राम थोड़ा स दिन के लिए त्याग दो। त्याग दोगे तो तुम्हारे लिए भला हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। सर यूट्यूब पे भी मैंने एक सेपरेट आईडी बना ली थी, जिसमें सिर्फ मैं स्टडी वीडियोज़ देखती थी, उसमें कोई और सजेशन आती ही नहीं थी, फालतू की। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाली वीडियोज़ ना बहुत सारी आती हैं। तो यस सर। बेटर है कि सिर्फ़ स्टडी मटेरियल आपके पास रहे। सिर्फ़ वही कंटेंट जो आपको देखना है वही आपके पास आता रहे। सो आप इधर-उधर की वीडियोज़ नहीं चलाओगे। सर कहीं ये मत बाकी देख यस सर। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। सर बाकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी अच्छी डाइट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे लास्ट मंथ में मैंने थोड़ी-सी गलती करी थी क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण ना मैं फ़ोकस नहीं कर पाई थी कुछ मंथ्स में। तो एंड में मुझे दिसंबर में था कि मैंने बस पढ़ना है, पढ़ना है। मैं इतना ज़्यादा पढ़ने लग गई थी कि सर खाना खाते हुए मैं पीवाई की वीडियोज़ देखती थी। बट ये भी रिकमेंडेड नहीं है सर इतना रेगुलर विदाउट ब्रेक्स पढ़ना, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा रेगुलर हेडेक्स होने शुरू हो गए थे, नेक हुँ। में स्टिफनेस हो गई थी। मतलब आप कंसिस्टेंटली लगातार अपनी तैयारी करते रहो कि लास्ट में आपको प्रेशर ना हो ताकि। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना बहुत यस सर। ज़रूरी है। आप चाहो तो मेंटल हेल्थ के लिए 2 मिनट मेडिटेशन कर लो, यस सर। भजन सिमरन कर लो। यस भजन सर। सिमरन करोगे तो थोड़ा ना माइंड रिफ्रेश हो जाता है। उससे आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार हाँ, अब मेरा दिमाग चल पा रहा है ना वरना इतने एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे ना समझ ही नहीं आएगा, कि यस क्या सर। रिटेन करना है, क्या नहीं पढ़ना। और फिज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है देखो, थोड़ा बहुत एक्टिव रहोगे, चलते-फिरते रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे अदरवाइज़ कैसे पढ़ोगे? यस सर। इतने एग्ज़ॉस्ट कर लोगे बॉडी को, जो कैपेसिटी है ना वो ही कम हो जाएगी पढ़ने की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेटर है कि जो चितवन बोल रही उसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। चितवन बाकी घर में कैसा माहौल है? सर घर वालों बहुत ने कैसे सपोर्ट किया है वो भी प्लीज़ बताइएगा? सर बहुत अच्छा है, जो मम्मा-पापा है वो तो इतने रिलेटिव्स, इतने फ्रेंड्स को फ़ोन कर चुके हैं। बाकी लोगों को थोड़ा जेआरएफ एक्सप्लेन करना पड़ता है, जेआरएफ होता क्या है? मोस्टली लोगों को नहीं आइडिया। एंड मैं वैसे घर में सेकंड जेआरएफ हूँ। इससे हुँ, पहले मेरे चाचा जी ने जेआरएफ क्लियर करा था माइक्रोबायोलॉजी में। एंड अब वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली में हुँ, साइंटिस्ट हैं। और मेरे फादर की सर बहुत सपोर्ट रही है, मेरे लॉ में आने के इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं। उन्होंने भी पीयू से ही सर लॉ करी है। उसके बाद थोड़े टाइम ही प्रैक्टिस करी, उसके बाद उन्होंने अपने एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर का एग्ज़ाम क्लियर करा
और अब वो जॉइंट डायरेक्टर हैं लोकल बॉडीज़ पंजाब में। तो सर घर में लीगल की बातें होती रहती थी, तो फिर सर इंस्पिरेशन तो थी कि लॉ में ही जाना है। और बाकी सर मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। मेरे मम्मा खुद टीचर बनना चाहते थे, बट उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, मतलब जॉब नहीं करी उन्होंने। वो हमारे लिए टीचर बन गए। सर उन्होंने थ्रू आउट 12th तक पढ़ाया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स उन्होंने ही पढ़ाई मुझे। और बाकी मेरा ब्रदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट है सर, यंगर ब्रदर है। तो वो मुझे एक बात कहता होता था, उसने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसने एक चीज़ सीखी थी, कहता है लास्ट तक अपना आप ट्राई करते रहो। और उसी की इस बात से मुझे याद रहा कि मतलब मैंने शायद मुझे लगता नहीं कि मेरा जेआरएफ हो, बट मैंने अपने लास्ट तक बेस्ट देना है। हुँ। सो उसकी ये पॉइंट वो बहुत पॉज़िटिविटी देता है। सो ये मुझे दिमाग में रही चीज़ सर। देखो चितवन का जो सफ़र है दैट हैज़ बीन फ्रॉम मैनिफेस्टेशन टू रियलिटी। यस सर। मैनिफेस्ट किया उसने कि वो जेआरएफ क्वालीफाई करेगी, घर वालों के सपोर्ट के साथ और उसने एक्चुअली में जेआरएफ क्वालीफाई किया। ये बातें सुन के मुझे नहीं पता तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन देखो मुझे तो मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है यार हमें और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम एक्चुअली में सोसाइटी को बेनिफिट भी कर सकें। देखिए जेआरएफ तो एक तो पहली बात इंडिया के अंदर ही काफ़ी कम लोगों को नॉलेज है इन बारे में, प्लस एक और चीज़ है लॉ में और भी कम नॉलेज है। बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी आप सुनते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर कि जेआरएफ आपके क्या होते हैं। लेकिन लॉ के अंदर और भी कम नॉलेज है क्योंकि लॉ वाला बच्चा जो डायरेक्टली भागता है लिटिगेशन की तरफ, कि मुझे लॉयर बनना है सीधा जा जब वो एकेडमिक्स को परस्यू करना चाहता है, पीएचडी के बारे में पढ़ता है तब जाके उसको पता लगता है अच्छा, यूजीसी नेट और जेआरएफ भी किसी चिड़िया का नाम है। अदरवाइज़ तो जुडिशरी और लिटिगेशन में फँस जाते हो आप। तो देखिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि देखिए मैं आप लॉ के स्टूडेंट हैं। तो मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेआरएफ, यूजीसी नेट के बारे में लोगों को भी एजुकेट करें। उनको पता लगेगा तो एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा जने हमारी कंट्री को बेनिफिट कर पाएँगे और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आपके एक्ट्स बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अभी यूजीसी का रूल्स आए हैं। यस। कमेंट तो नहीं करूँगा उस बारे में लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर आपके एक्ट सही बनेंगे, अगर आपके रूल्स लॉज़ सही बनेंगे, तो आपकी कंट्री को और बेनिफिट मिलेगा और आप ही लोग आगे चल के ये चीज़ें करेंगे। तो चितवन कांग्रेचुलेशंस आपको, आपकी फैमिली को। थैंक यू सर। ये आपका सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा होगा और आगे के जितने भी आपकी जर्नी आपकी है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आपको कांग्रेचुलेशंस, गुड लक एंड होपफुली आपको सारी वो चीज़ें मिले जो आप चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।